हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको चैनल से ही पता लग रहा है कि चैनल का नाम ही हमारे गोल्डन हिस्ट्री है, तो हम आपको भारत के गोल्डन इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इतिहास जो है हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो या फिर एसएससी का ही क्यों ना हो। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन, एक पहलू ऐसा होता है जो इतिहास से जुड़ा होता है। तो इसलिए हमारे इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए मैं आपके सामने आज वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसके अंदर आपको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। आप जा सकते हैं, पीछे वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्राचीन समय से रही है और ये हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों, पिछले जो वीडियो के अंदर हमने पाषाण काल तक पढ़ लिया था और आज हम जो है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं, उसके नामकरण को। किस चीज़ को? नामकरण को। नामकरण से रिलेटेड बच्चों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है या फिर एक अलग से भारतीय सभ्यता है। ये अलग अलग नामों को लेकर बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसको समझ ही नहीं पाते। ज़्यादातर साइंस के जो स्टूडेंट हैं जिनको कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हिस्ट्री को पढ़ना भी पड़ता है, उनकी एक मजबूरी रहती है। यूपीएससी जो कर रहे होते हैं बच्चे, और उनके लिए तो ये महाभारत होती है। तो बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके नामकरण को लेके बहुत सारे विशेषज्ञ रहे हैं, शोधार्थी रहे हैं और विद्वान रहे हैं जिन्हों का मतभेद हमेशा रहा है कि इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए या क्या होना चाहिए या फिर क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता है वो किन किन नामों से जानी जाती है? ये 3 नामों से जानी जाती है। सबसे पहला जो नाम आता है इसका, वो आता है सिंधु सभ्यता। क्या नाम आता है? सिंधु सभ्यता। दूसरे नाम की बात करें, दूसरा नाम आता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा जो नाम आता है वो आता है दोस्तों, जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो होता है हड़प्पा सभ्यता। इन 3 नामों से जो इसको जाना जाता है। नेट के जो छात्र हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या एक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग है? नहीं दोस्तों, ये जो सभी चीज़ है इनका तीनों का जो नाम है वो एक ही जगह है। एक ही जगह को है जो 3 नाम से पुकारा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है एक ट्रायंगल टाइप है। किस टाइप की है? एक त्रिभुजा आकार की है। त्रिभुजा आकार के अंदर लगभग इसका टोटल जो हो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर रखा गया है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। और अगर हम इसको देखें इसका क्षेत्र कि किस तरीके से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंदर आता है, तो हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, उसके हिसाब से आपको समझा। इसका नोट कर लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद इसकी बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बताया कि ये त्रिभुजा आकार का एक क्षेत्रफल है, लगभग इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
तो अब बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, और ईस्ट जो होता है हमारा वो सज्जे हाथ को, और वेस्ट जो होता है हमारे खब्बे हाथ को, यानी कि लेफ्ट हैंड पर होता है। तो इस प्रकार से ये जो बांटा गया है। अब सवाल कई बार एनटीए नेट है या फिर यूपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कॉमन सा, कि जो क्षेत्रफल है किसका, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, कि वो कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और उसकी नॉर्थ को साइट कौन सी है, यानी कि उत्तर के अंदर जो एक साइट है, उसकी स्थान है हड़प्पा सभ्यता की, वो कौन सी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो है मांडा। क्या है दोस्तों, मांडा, जो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ, मांडा, जो कि उसका सबसे ज़्यादा उत्तरी स्थल है। उसके बाद जो है कोई स्थल नहीं है मांडा। उसके बाद दक्षिण की बात करें कि दक्षिण के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, यानी कि कौन सी साइट है, उसकी बात करें तो दैमाबाद। क्या है दोस्तों, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये जो साइट है। उसके बाद बात करते हैं हमारे ईस्ट की। पूर्व के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, वो आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर व्यवस्थित है, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरठ जिले के अंदर। मेरठ जिले के अंदर आलमगीरपुर है, जो कि हमारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी हिस्से की, कि पश्चिमी हिस्सा कौन सा है। तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो है सूतका गंडोर। क्या है दोस्तों, सूतका गंडोर। ये स्थल जो है कहाँ पर है, ये अभी पाकिस्तान के अंदर व्यवस्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है ये है पाकिस्तान के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंदर व्यवस्थित स्थान है। कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। सवाल यही पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के साउथ के अंदर, इन दक्षिण के अंदर कौन सी जगह है, कौन सी साइट है। तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ में कौन सी है, और वेस्ट में कौन सी है, और ईस्ट में कौन सी है, ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, एक सवाल और बनता है इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता से ही, कि सवाल पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ का, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर का है। ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों। और ये भी पूछा जाता है कि ईस्ट से वेस्ट का क्षेत्रफल कितना है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो नॉर्थ से ईस्ट का जो क्षेत्रफल है, नॉर्थ से साउथ का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 1400 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1400 वर्ग किलोमीटर। और बात करें ईस्ट से वेस्ट का, ये है दोस्तों 1600 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1600 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल पूछा जाए कि टोटल कितना है, टोटल एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्रफल है। बात समझ आ गई, सिंपल सी थी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आप इसका एक डायग्राम बनाकर इसको लिखिए ताकि आपको ये सरलता से समझ आ जाए। अब बात करते हैं, एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि उत्तर के अंदर जो क्षेत्र है वो कौन सा है। उत्तर के अंदर है मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर व्यवस्थित है। और दक्षिण के अंदर जो है वो दैमाबाद है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर व्यवस्थित है।
उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और बात करें हमारा जो ईस्ट के अंदर पूर्वी जो है वो कहाँ है, आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर व्यवस्थित है। और सुतका गंडकोर जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है और जो हमारा सबसे ज़्यादा पश्चिमी साइट है, व्यवस्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1600 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि याद भी हो गया होगा। चलिए इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। नामकरण की बात हो गई कि इसको 3 नामों से पुकारा जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये 3 नाम हैं। और सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता है, क्यों नाम है, ये देखिए, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका नाम 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा ये जो साइट है, कौन सी साइट है, हड़प्पा, दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर इस साइट को, इस जगह को खुदाई किया गया था, खनन किया गया था। और इस सभ्यता के अंदर यानी कि इस साइट के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है पूर्वजों के यानी कि स्थल के जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो हमें साइट मिली है वो कहाँ मिले, गुजरात के अंदर मिले हैं। अब ये बात है कि इसका 3 नाम आपको बता दिए। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन हुआ है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, वो यहाँ पे किया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। क्षेत्रफल आपको पता लग गया सारा, ये क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। और लगभग इसके अंदर अलग ही 4 आपको साइड बता दी, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, ये 4 आपको बता दिए। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल बता गया। जो इसका केंद्र है, मूल केंद्र है, केंद्र बिंदु होता है इन चारों का, जो केंद्र बिंदु है चारों स्थल का, एक बीच में केंद्र बिंदु है, जो मूल स्थल है वो क्या है, पंजाब और सिंध है। मूल केंद्र पंजाब व क्या है, सिंध। पंजाब और सिंध जो क्षेत्र है वो इसके मूल केंद्र माने गए हैं। अच्छा, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के अलावा दो जो जगह है, कौन कौन सी, एक है सुरतगोई और एक है मुंडी गाहक। ये कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान के अंदर व्यवस्थित है। सवाल पूछा जाता है, NTA नेट भी पूछ लेता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि ये 2 साइट है, कौन कौन सी 2 साइट है, एक है सुरतगोई, दूसरी है मुंडी गाहक। ये दो साइट है। ये कहाँ पर व्यवस्थित है, ये दोनों जो साइट हैं दोस्तों वो है अफ़गानिस्तान के अंदर। कहाँ पे, अफ़गानिस्तान के अंदर। ये दोनों साइट अफ़गानिस्तान के अंदर वर्तमान में व्यवस्थित है। तो आपको ध्यान में ये चीज़ में रखना है, ये जो दोनों स्थल हैं इनसे ही सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान में कौन सा ऐसा स्थल है जो अभी हड़प्पा सभ्यता का व्यवस्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, सुरतगोई और मुंडी गाहक। ये 2 जो स्थल हैं हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर ही व्यवस्थित हैं। समझ गए। चलिए अब आगे जो है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो कहाँ हुआ है, कौन सी नदियों के अंदर हुआ है, कौन सी जगहों पर हुआ है सबसे ज़्यादा विस्तार, वो हुआ है हमारा हकरा और घग्गर नदी और घग्गर। इन 2 जो स्थल है, इन 2 जो साइट है, जगहें हैं, इन यहाँ पे इन दोनों नदियों के जो बीच में है सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ है, विकसित हुआ है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों ये हकरा जो है और घग्गर जो है इसको प्राचीन नाम क्या दिया गया है, सरस्वती नदी। आप सभी जानते हैं कि सरस्वती जो नदी है सबसे पवित्र मानी गई है, वही ये नदी है।
पाकिस्तान के अंदर इसको हकरा नदी बोला जाता है और भारत के अंदर इसको वर्तमान में घग्गर नदी बोला जाता है। लेकिन ये प्राचीन जो नदी है सरस्वती नदी है, जिसे कुछ भाग इसका चेतांग नदी भी पुराने बोला जाता है और इसके साथ साथ में इसको दिव्य दृष्टि भी नाम दिया जाता है। दिव्य दृष्टि, ये दो नामों से भी इसको पुकारा जाता है। ये दोनों जो नाम है वो सरस्वती नदी की ही नाम है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है इसी नदी क्षेत्रों में हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसको भी अंदर भी ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, उसके बाद यहाँ के लोगों के बारे में मैं आपको मुख्य पॉइंट ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि आप भी ज़्यादा ना बोर हो जाएं। और जो मुख्य पॉइंटों को ही हम लेके चल रहे हैं जो यूजीसी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि बाकी मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो इनको विस्तार से समझा सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत बार इंट्रो दे चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मैं 6 बार नेट क्वालिफाई हूँ और JRF हूँ हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और मैं अपना डॉक्टरेट डिग्री कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पढ़िए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों की ही चर्चा कर रहे हैं। अब अगली बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो मुख्यतः लोग थे, यहाँ के लोग कौन सी जाति के थे। आपको पता है 4 प्रकार के लोग थे यहाँ पे। 4 प्रकार के लोगों ने जो है ये सभ्यता बसाई थी, लेकिन मुख्यतः कौन से लोग थे, वो थे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जो लोग थे, भूमध्य सागरीय, ये जो लोग हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इन्हीं लोगों ने जो है ये सभ्यता बसाई थी। अच्छा, निग्रोटो जाति भी आपको मैंने बताई थी कि निग्रोटो जाति वो कौन थी, हमारे भारत की ही सभ्यता के अंदर मानी गई है। वो भी लोग थे, पाषाण काल के अंदर निग्रोटो थे। और अब जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन से लोग हैं, भूमध्य सागरीय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में, कि कौन कौन से स्थल हैं। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जो है ये अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास। आपके ऐसे दोस्त हो जिनको जो लगे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में, जो बनना चाहते हैं IAS ऑफिसर, UGC नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके साथ जो है हमारा जो चैनल शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके कि एक्सपीरियंस जो हमारे पास है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस का जो फ़ायदा वो भी उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।